आइए बच्चों, आज अपन क्या करेंगे, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमें टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करना है, जेई का टेस्ट पेपर है। आइए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देना है, हमें एक्सेलरेशन ये जो 5 kg का ब्लॉक है इसका फाइंड करना है। बच्चों देखिए सिस्टम में क्या क्या दिख रहा है, तो एक यहाँ पुली जो कि फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एक स्ट्रिंग है जो कि इस पुली से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है, और दूसरा इसी स्ट्रिंग का जो दूसरा पार्ट है वो 5 kg से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पुली मूवेबल पुली है, इसके साथ 10 kg का एक ब्लॉक हमने क्या किया, अटैच कर दिया है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन कह रहा है, तो सरफेस क्या है, स्मूथ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा बच्चों एक चीज़, यहाँ पे अगर 10 kg पे आपने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो 10 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा करेगा ठीक। ये जो इसके साथ टेंशन लगा हुआ है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग इस पुली से कनेक्टेड है, तो क्या पुली भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर एक ही मतलब ये जो 10 kg है ये उसी स्ट्रिंग से ये पुली भी कनेक्टेड है, तो जितने एक्सेलरेशन इस 10 kg में होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस पुली में होगा। अब इस पुली के साथ कौन कनेक्टेड है, ये 5 kg का मास, 5 kg का मास कनेक्टेड है, और इधर एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स है। अब आप 5 kg के मास के लिए बच्चों ये नहीं कह सकते हैं कि सर जितना इसमें एक्सेलरेशन है उतना ही इसमें भी। वो हम कैसे पता करेंगे, तो वो हम कांस्टेंट रिलेशन यूज़ करके पता करेंगे। कांस्टेंट मोशन आपने एनएलएम में पढ़ रखा है, उसी को यूज़ करके हम 5 kg का एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं। ऑलराइट बच्चों, तो हमें एक्सेलरेशन 5 kg का चाहिए। आपको डायरेक्ट नहीं प्रोसीड करना है कि सर जितना एक्सेलरेशन 10 kg का उतना ही एक्सेलरेशन 5 kg का, जी नहीं। कांस्टेंट मोशन यूज़ करके हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, कांस्टेंट मोशन की जब बात चली है तो एक और चीज़ अपन कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये पुली है, मूवेबल पुली है, इस पुली से हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग ऐसे एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर लिया है। इसमें हमने एक ब्लॉक ए और दूसरा ब्लॉक लेट से वी कनेक्ट कर दिया है। मैं मान लेता हूँ कि जो पुली का वेलोसिटी है वीपी वो ऊपर की तरफ, इसका वेलोसिटी लेट से ऊपर की तरफ वी है और इसका वेलोसिटी वी भी ऊपर की तरफ है। तो जो बच्चों कांस्टेंट रिलेशन यूज़ किए होंगे आपको पता होगा ये चीज़ कि वीपी क्या होता है, वी ए प्लस वी बी का हाफ, मतलब एवरेज हो जाता है। वेलोसिटी ए और बी का एवरेज आप ले लीजिए, तो वी ए प्लस वी बी बाई 2 क्या हो जाता है, वी पी। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि फिर सर एक्सेलरेशन जो पुली का होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये हो जाएगा। बिल्कुल होगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, मैंने 10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए ले लिया, तो पुली भी उसी जा रहा है, पुली का भी एक्सेलरेशन क्या किया, ए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा इसी रिलेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ब्लॉक ए, तो यहाँ पे ये जो एक एंड है वो किस, ये तो इससे कनेक्टेड है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, प्लस दूसरा ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, 5 kg के साथ। अब 5 kg का एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो लेट्स से ये ए डैश एक्सेलरेशन है, तो 0 प्लस ए डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए डैश का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए। ए डैश क्या आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ए। दैट मीन्स अगर 10 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाए तो हमारा जो 5 kg का ब्लॉक है वो 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये रिलेशन है यहाँ पे कि अगर 10 kg का ब्लॉक 5 से जाएगा तो 5 kg का ब्लॉक 10 से डबल का रिलेशन है कि ए डैश इज 2 टाइम्स ऑफ ए। अब है बच्चों कि हमें ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ए डैश भी आ जाएगा, क्योंकि ए डैश ही हमें फाइंड करना है। हमें 5 kg का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दैट इज़ ए डैश, ना कि ए। तो आइए सबसे पहले अब अपन डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। डायनामिक्स के इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं, 10 kg और 5 kg का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ये है हमारा 5 kg का ब्लॉक। 5 kg का ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्ट्रिंग में लेट से टेंशन मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, इस 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए डैश है और कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो T इज इक्वल्स टू, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए डैश। ये रहा आपका एक इक्वेशन
तो इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन। कांस्टेंट मोशन से एक इक्वेशन आ गया। 5 kg का ब्लॉक सेकेंड इक्वेशन दे दिया। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं अपन 10 kg के ब्लॉक का। ये रहा हमारा 10 kg का ब्लॉक। 10 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, ठीक है। 10 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और ए एक्सेलरेशन है। 10 kg के ब्लॉक पे एक आप देखोगे इस डायरेक्शन में टेंशन भी लग रहा। अब इसको हमने टी कह दिया तो इसको मैं T1 कह देता हूँ। T1 की वैल्यू भी आपको बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं पहले। और कोई फोर्स लग रहा है क्या 10 kg पे? नहीं लग रहा है। ऊपर नॉर्मल, नीचे mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स है। नेट फोर्स 150 माइनस का टेंशन T1 विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। ये बच्चों आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब आप कहोगे कि सर ए डैश एक अननोन, ए एक अननोन, टी एक अननोन, T1 एक अननोन, तो 4 मतलब टोटल 4 अननोन है। एक और रिलेशन आप बता दो। बिल्कुल रिलेशन बताएंगे बच्चों। ये जो आपने टेंशन टी डैश लिखा है और 5 kg वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी लिखा है, तो इसमें टेंशन टी, तो इसमें भी टेंशन क्या होगा? टी होगा। अगर इसमें टेंशन टी होगा बच्चों तो टी डैश क्या हो जाएगा? टी डैश देखिए एक पुली है, इस पुली में ऊपर की तरफ टेंशन टी डैश है और नीचे टी और टी है। तो आप कह सकते हैं ना कि टी डैश तो सर 2t के इक्वल है। एक एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिख गया। तो 150 माइनस टी डैश को हमने इनफैक्ट T1 लिया है बच्चों। तो आप भी क्या करें यहाँ पे T1 ले लें। क्या करें? T1 ले लें। तो T1 किसके इक्वल है? 2t के। तो लिख दिया T1 इज इक्वल्स टू 2t विच इज इक्वल्स टू 10a, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। t का वैल्यू कितना है? 5a डैश। तो 150 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t की जगह मैं 5a डैश लिख दूँ विच इज इक्वल्स टू 10a। 150 माइनस 5 टू जा 10a डैश इज इक्वल्स टू 10a। बच्चों 10 10 10 कैंसिल हो गया। 15 माइनस का a डैश और इधर a है। a और a डैश में रिलेशन है? बिल्कुल है। a डैश है 2a, तो माइनस का a डैश की जगह मैं 2a लिखता हूँ विच इज इक्वल्स टू a। यहाँ से बच्चों सॉल्व कीजिए तो 15 इज इक्वल्स टू 3a। तो a क्या हो जाएगा? 15/3 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों क्या हमें a फाइंड करना है? बिल्कुल नहीं, हमें तो a डैश फाइंड करना था। a डैश विल बी 2a दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा बी ऑप्शन है और बी ही हमारा बच्चों क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्या पूछा गया था? एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg जो कि a डैश है और a डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है। इन द गिवन फिगर ब्लॉक आर एट रेस्ट एंड इन इक्विलिब्रियम। जो फिगर गिवन है उसमें ब्लॉक रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में है। तो अंडर इक्विलिब्रियम अपन क्या कर सकते हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अंडर इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आइए जो स्प्रिंग 1 लिखा है उसमें मैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कह देता हूं। जो स्प्रिंग 2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 कह देता हूं। लेट्स से बच्चों अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये स्प्रिंग है ये क्या हो गया होगा? इसमें एक्सपेंड किया होगा, ठीक है ना, इलोंगेट किया होगा और इलोंगेट करके लेट्स से यहाँ पे आ गया। तो अपन मान लेते हैं कि x इसमें इलोंगेशन हुआ है, 2m मास है। नेक्स्ट बच्चों इसमें भी अपन मान लेते हैं कि जो सेकेंड स्प्रिंग है उसमें भी जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि x एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन क्या मान लेते हैं कि x इलोंगेशन हुआ। मास क्या है? m। अब ध्यान समझिएगा, अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम 2m और m का बनाना है बच्चों तो 2m पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा 2mg का, ठीक है। एक क्या ऊपर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इलोंगेशन x है तो K1x का रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या बच्चों एक नीचे की तरफ एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और उसमें इलोंगेशन x है, तो क्या नीचे की तरफ इस पे एक K2x भी लग रहा होगा? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है। नेक्स्ट अपन आ जाए अगर m मास पे, तो m मास पे एक K2 इंटू x का जो है रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा और एक mg फोर्स नीचे लगेगा। ऑलराइट बच्चों, डायनामिक्स का इक्वेशन चलिए लिखते हैं। तो K2x किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल। यहाँ पे देखिए K1x किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपको कहोगे सर K2x प्लस 2mg के।
इक्विलिब्रियम है, ऊपर नीचे सब मेंटेन करेगा। K1x क्या आ जाएगा, K2x प्लस 2mg। K2x कितना है बच्चों, mg है, तो mg प्लस 2mg 3mg। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों हमारे पास आ चुका है। अब देखिए आगे की कहानी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इज A एंड B इज B जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। बच्चों इस स्प्रिंग 2 को क्या किया गया है, कट कर दिया गया है। A का एक्सेलरेशन कह रहा है कि A है और B का एक्सेलरेशन कह रहा है B है। A और B की वैल्यू बताना है विद डायरेक्शन, आप ऑप्शन में देख सकते हैं विद डायरेक्शन। ध्यान समझिएगा बच्चों, जब आपने स्प्रिंग 2 को कट किया है, जब स्प्रिंग 2 को कट किया है तो क्या ये जो ब्लॉक आपने m मास का ब्लॉक पे K2x ऊपर आपने लिख रखा है K2x, क्या वो 0 हो जाएगा? क्योंकि आपने तो स्प्रिंग को ही कट कर दिया है। अगर स्प्रिंग को कट कर दिया तो K2x 0 हो गया, नीचे सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है mg और एक्सेलरेशन भी बच्चों नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन a कहा है तो हम लिख सकते हैं कि mg विल बी इक्वल्स टू m इंटू a। वेयर मास ने मास को कैंसिल करके जो एक्सेलरेशन a आ रहा है बच्चों g आ रहा है और डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा ऊपर या नीचे, आप कहोगे नीचे की तरफ। तो g डाउनवर्ड जो है वो किस में है, a और b में। C और D बच्चों यहीं से आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों 0 दे रखा है, 0 बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपन 2m के लिए, देखते हैं। ये रहा 2m का ब्लॉक। अब 2m के ब्लॉक पे आपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक ऊपर K1x लगा रखा है, लगा दिया। नीचे आपने 2mg लगा रखा है, लगा दिया। नीचे आपने K2x लगाया था बच्चों, क्या स्प्रिंग कट होने के बाद ये K2x की वैल्यू 0 हो गई? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, K1x की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, कितना 3mg। K1x कितना फाइंड कर रखा है, 3mg। तो K1x 3mg है और नीचे 2mg, तो क्या बच्चों नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा? तो नेट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन b गिवन है तो b का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा बच्चों। अब एक बार वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डायनामिक्स इक्वेशन कहता है K1x माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन b। K1x कितना है, 3mg। 3mg माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2mb। 3 माइनस 2 1 दैट इज mg इज इक्वल्स टू 2mb। m ने m को कैंसिल किया, b कितना आ गया बच्चों, g अपॉन 2 और डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी, और बी ही हमारा क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 बाय 1 जो है हम पूरे टेस्ट पेपर को डिस्कस करते जाएंगे। चलिए आइए बच्चों अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स ए बी एंड पुली P2 आर शोन इन फिगर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पुली P1 एंड ब्लॉक C। ठीक है, आइए वेलोसिटी दे रखा है ब्लॉक ए बी और पुली का, वेलोसिटी P1 एंड ब्लॉक C का, मतलब ये P1 पुली और ब्लॉक C दोनों का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। ऑलराइट बच्चों, आपने कांस्टेंट मोशन पढ़ रखा है। कांस्टेंट मोशन में आप ध्यान समझिएगा, मैं 1 बाय 1 सबको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। ये रहा हमारा पुली P1, इस पुली से कनेक्ट कर दिया आपने ब्लॉक A, इस पुली से कनेक्ट कर दिया आपने ब्लॉक B। ब्लॉक B ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ब्लॉक A नीचे के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। आइए बच्चों, पुली की अगर यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन अगर हम पुली की बात करें तो पुली लेट से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ पुली VP कह देता हूँ, और पुली 1 है तो VP1 कह दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो वेलोसिटी पुली का होगा वो दोनों ब्लॉक का एवरेज ले लेते हैं, दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं, दैट इज VA प्लस VB बाय 2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए वेलोसिटी ऑफ A क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों वेलोसिटी ऑफ पुली 1 आप नीचे की तरफ लिए हो, नीचे वाले को अगर आप प्लस ले रहे हो तो प्लस का 20 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कितना आ गया, 20 माइनस 10 विल बी 10, 10 बाय 2 विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, नीचे की तरफ। जरा एक बार देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ पुली नीचे की तरफ है, तो आपको होगा कि सर C और D, और C और D में VP 5 भी है, तो
तो ए और बी को आप पहले तो कैंसिल कीजिए। अब सारा गेम जो है आपको सी और डी के लिए देखना है, ठीक है। आइए, एक हमने वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कैलकुलेट कर लिया। बच्चों, हमें ब्लॉक सी की भी वेलोसिटी फाइंड करनी है। आइए एक बार पुली 2 को भी देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा पुली नंबर 2। इस पुली नंबर 2 को हमने क्या किया है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड से कह रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा P2 पुली 2। इससे एक यहाँ पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी आपने, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पुली 1 आपने कैलकुलेट कर रखा है नीचे की तरफ। तो इस स्ट्रिंग का तो वेलोसिटी आपको पता है ना बच्चों, क्या है, Vp1। दूसरे स्ट्रिंग से आपने कनेक्ट कर रखा है सी को। सी का वेलोसिटी भैया हमें नहीं पता, और P1 का वेलोसिटी हमें पता है, और पुली P2 का भी वेलोसिटी पता है। फिर से आप कहोगे यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है बच्चों, जिसको अगर आप ऊपर वाले को प्लस ले रहे हो तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा, विल बी पुली 1 का वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ही तो ले रहे हैं। आइए सारे वैल्यू को पुट करते हैं। पुली 1 बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये रहा आपका नीचे की तरफ 5, तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। प्लस का हमें नहीं पता कि सी का वेलोसिटी क्या है, डिवाइडेड बाय 2। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। 10 2 जा 20 और -5 इधर आके +5 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू Vc। यहाँ से Vc कितना आ रहा है बच्चों, 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी है 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों ऊपर की तरफ सी और डी में कौन जा रहा है, तो आप कहोगे ये ऑप्शन, ये डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी नीचे देखा रहा है जो कि गलत है। आई होप बच्चों आपको कांस्टेंट रिलेशन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये रहा डी आपका। In the given figure, if blocks A and B will move with same acceleration due to external agent, there is no friction between A and B, then the magnitude of interaction force between the two blocks will be। बच्चों आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स पूछ रहा है बिटवीन द ब्लॉक्स, दैट मीन्स वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों ब्लॉक के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो आपसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। आइए एक बार अपन देखते हैं। लेट्स से कि हमारा जो ये ब्लॉक है बी ब्लॉक, ये ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि बी ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों इस 2m ब्लॉक एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ चुका है, तो क्या इस 2m ब्लॉक पे एक मास इनटू एक्सेलरेशन, एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, ठीक है। एक सूडो फोर्स लग रहा है। इस मास 2m का एक वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल 2mg लगेगा। इस 2mg का एक कंपोनेंट 2mg साइन थीटा इधर लगेगा, ठीक है। एक कंपोनेंट 2mg कॉस थीटा इधर लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इधर लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, लेकिन हमें बच्चों सूडो फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। हमें क्या इंटरेस्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये एंगल है अपने पास थीटा, ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल है थीटा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक नॉर्मल रिएक्शन है। क्या मैं इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट बच्चों इधर ले सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा 2mg है, याद है वर्टिकल डायरेक्शन में 2mg बनाया है। 2mg के अपोजिट एक कंपोनेंट आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन का। आप इस नॉर्मल रिएक्शन को 2mg के अपोजिट में एक कंपोनेंट देखिए। अब बच्चों थीटा कैसे आएगा, ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा ना। अब नॉर्मल, ये अगर आपको थीटा पता है तो नॉर्मल का इस कंपोनेंट को क्या मैं n cos थीटा लिख दूं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो n cos थीटा का कंपोनेंट है वो क्या 2mg को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बैलेंस। उस डायरेक्शन में तो मूवमेंट है नहीं, इक्विलिब्रियम है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 2mg अपॉन कॉस ऑफ एंगल थीटा, 2mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा। 2mg अपॉन कॉस थीटा बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इस टेस्ट सीरीज का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5th क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.5। ब्लॉक और प्लेन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना है बच्चों, 0.5 है। What minimum force F should be applied perpendicular to the plane on the block so that block does not slip on the plane? ब्लॉक को स्लिप नहीं होना है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन को 0 रखना है बच्चों। आइए mg के कंपोनेंट को पहले अपन लेट्स से मास m 2 kg है, तो mg कंपोनेंट में mg साइन थीटा ये हो गया और mg का कॉस थीटा कंपोनेंट ये हो गया। तो mg को ब्रेक कर लिया। क्या एक सरफेस अपना नॉर्मल रिएक्शन इधर देगा, बिल्कुल देगा। क्या बच्चों एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अब ध्यान समझिएगा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब एक्सेलरेशन 0 है तो इक्विलिब्रियम ही है, रेस्ट पे है। हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो F प्लस mg cos थीटा के इक्वल है। ध्यान समझिएगा बच्चों। और हम ये भी कह सकते हैं कि mg sin थीटा के इक्वल कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs, ठीक है। Fs को क्या मैं म्यू एस इंटू एन लिख दूं, Fs को लिख दिया म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। बच्चों म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, n को n रहने दे, मास है 2, g को 10 लेना है, sin 30 1/2। 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, यहाँ से n आ गया 10 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे 10, 100 अपॉन 5 दैट इज 20 आ गया। n की वैल्यू 20 आ गया। बच्चों हमें f की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ है n इक्वल्स टू f प्लस mg का cos थीटा, n 20, f mg 2g 10 cos 30 √3/2। बच्चों सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 2 ने 2 को कैंसिल किया, 10 √3 इज इक्वल्स टू f। जब आप वैल्यू फाइंड करोगे 20 माइनस 10 √3 बच्चों आपको 2.68 न्यूटन देगा, 2.68 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बच्चों जेई टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है। जो प्रॉब्लम है हमारा ये 6 नंबर प्रॉब्लम है। 5 प्रॉब्लम हमने कर रखा है, अब ये 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, कह रहा है कि इन द फिगर सोन अ रिंग ऑफ मास m एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m आर इन इक्विलिब्रियम। जो रिंग है मास m का और ये जो ब्लॉक है मास m का बच्चों, दोनों इक्विलिब्रियम में है। द स्ट्रिंग इज लाइट एंड पुली p डज नॉट ऑफर एनी फ्रिक्शन। पुली जो है कोई भी फ्रिक्शन नहीं ऑफर कर रहा है, इसका मतलब जितना स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन है वही टेंशन यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पोल एंड द m इज, पोल और m, ये जो पोल है बच्चों और ये मास m, इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो गिवन है म्यू। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द पोल ऑन m इज, कितना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर किया जा रहा है, पोल ने m को कितना किया है वो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, आपने खुद कहा है कि ये जो मास mg होगा उसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन t। सिमिलरली यहाँ पे एक मास mg नीचे की तरफ होगा बच्चों, टेंडेंसी मूवमेंट की नीचे होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर बैलेंस कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन स्टेट दैट, वी कैन से दैट जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है F वो m इंटू जी के इक्वल होगा। अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही mg है,
और डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का, तो हमने अभी जस्ट कहा है ऊपर की तरफ। अब बच्चों ऑप्शन ए देखिए, mg डायरेक्टेड अप, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। These force vectors are shown in the following free body diagram. In which direction does the object accelerate? बच्चों ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट उस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, क्योंकि सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर अपन इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल पे एक F1 फोर्स ऊपर लग रहा है, एक उससे भी कम मैग्नीट्यूड का F2 फोर्स नीचे लग रहा है, और एक सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का F3 फोर्स नीचे लग रहा है। बच्चों ध्यान समझिएगा, मैंने क्यों F3 को सबसे ज़्यादा कहा है, क्योंकि आप उसके मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। ठीक है, जो वेक्टर डायग्राम में ये जो लेंथ होता है वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो F3 फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर F1, फिर F2। अगर बच्चों ध्यान से देखें, इसको मैं आपके लिए बनाऊँ, लेट से F3 की वैल्यू 10 है और F1 की वैल्यू 5 है, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 5 किधर होगा, नीचे की तरफ। जो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होगा बच्चों, वो कहीं ना कहीं पार्टिकल का नीचे की तरफ ही होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। और F2 तो इस डायरेक्शन में, F2 क्या है बच्चों, F2 जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, F3 और F1 का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ, लेट से मैंने F कह दिया, ठीक है। अब ये जो नेट फोर्स होगा वो तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डी ऑप्शन है, और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W and radius 5 centimeter is being held by a string as shown in the figure. The tension in the string will be. बच्चों हमें क्या फाइंड करना है टेंशन इस स्ट्रिंग में। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों टेंशन इसमें T है, हमें टेंशन फाइंड करना है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप कहोगे कि सर ये रहा थीटा, अगर मैं इसको थीटा कह दूं तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये है टेंशन, तो टेंशन का ये T cos थीटा कंपोनेंट है बच्चों। क्या नीचे mg होगा जो कि वेट है, और वेट W दे रखा है। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन से दैट T cos थीटा विल बैलेंस वेट W। ठीक है, हमें T चाहिए, T इज इक्वल्स टू W अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। आइए cos थीटा के लिए बच्चों इस ट्रायंगल को अपन देखते हैं। ये भी रेडियस तो ये भी 5, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 5, ये हाइपोटेनियस 13 और ये परपेंडिकुलर है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा 5, ये है हमारा हाइपोटेनियस जो कि 8 + 5 13 हो गया, 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। क्या ये हम नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा हमारा ये है, तो हाइपोटेनियस है 13, 13 का स्क्वायर करना है विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो 169 और 5 का स्क्वायर तो इधर ले आए -25 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। यहाँ पे 9 - 5 4 6 - 2 144 का अंडर रूट हो जाएगा बेस हमारा। तो यहाँ से बेस बी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बच्चों लीजिए 12 सेंटीमीटर बेस आ गया है। क्यों बेस कैलकुलेट किए? क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो W अपॉन cos थीटा इज बेस इज 12 और हाइपोटेनियस इज 13। यहाँ से लिख सकते हैं 13/12 ऑफ वेट। 13/12 वेट कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, और बी ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इन द सेटअप शोन अ 200 न्यूटन ब्लॉक इज सपोर्टेड इन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स एंड a spring. At point O the string are knotted. Extension in the spring is 4 cm. Force constant of the spring is closest to take G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों देखिए हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पूरा सिस्टम दे रखा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T कहता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे इस टेंशन T का 2 कंपोनेंट आ जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये T का cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये हमारा T का sin थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग को अगर देखें तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रखा है और स्प्रिंग का एक्सटेंशन x 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इस डायरेक्शन में जो कि हो जाएगा हमारा k × x। ठीक है, kx भी
यहाँ पे एंगल 37 है डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 37, तो यहाँ पे kx का साइन 37 जाएगा, तो kx साइन 37 जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा kx का cos 37। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आप कह सकते हैं कि kx साइन 37 प्लस का टेंशन का साइन कंपोनेंट, टेंशन साइन थीटा कितना है 53 डिग्री, विल बैलेंस 200 न्यूटन। 200 न्यूटन दे रखा है ना, तो नीचे कौन सा फोर्स है 200 न्यूटन, ठीक है। अननोन देखे बच्चों तो x की वैल्यू पता है, एक k अननोन है, एक t अननोन है, दैट मीन्स हमें एक और इक्वेशन चाहिए। आइए एक और इक्वेशन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। t cos थीटा विल बी इक्वल्स टू kx, और cos थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, टेंशन 53 डिग्री है, तो t cos 53 लिखिए, विच इज इक्वल्स टू kx cos 37, ठीक है। अब ये यहाँ से वैल्यू बच्चों k चाहिए तो टेंशन t को यहाँ से रिमूव आप कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर cos 53 है और cos 37 है, दोनों का वैल्यू जो है एक बार आ जाए तो अपना काम बन जाए। इसको मैं 37 लिख देता हूँ और ये है हमारा 53 डिग्री, इसको 3 4 5, इसको 4 3 5 याद रखना है बच्चों, काम बन जाएगा आसान आपका। kx cos 37, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, t cos 53, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं, 5 ने 5 को कैंसिल किया, t आ गया हमारा 4/3 kx। लीजिए बच्चों, टेंशन जो है हमें पता चल चुका है, इसको अपन अब इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। टेंशन की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। kx साइन 37 डिग्री बच्चों यहाँ है, साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, प्लस का t कितना है 4/3 kx, इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री, यहाँ पे है साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, विच इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। सब कुछ पुट कर दिया, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो आप कहोगे सर k और k कॉमन है, k को कॉमन ले लो, 3/5 टाइम्स ऑफ x, x 4 सेंटीमीटर है, 4 ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से, सेंटीमीटर है इसलिए। और क्या बचा बच्चों, और बचा है हमारा 4/3 इंटू 4/5 इंटू x, k तो कॉमन ले लिया, x फिर से 4/100, विच इज इक्वल्स टू 200। सॉल्व करते हैं, k इंटू 4 3 जा 12/500 प्लस का 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 1500, विच इज इक्वल्स टू 200। एलसीएम भी ले लेते हैं बच्चों, 500 और 1500 में 1500, 500 3 जा 12 3 जा 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 200। k इंटू 36 64 कितना आ जाएगा 100, 100/1500 इज इक्वल्स टू 200। कैंसिल आउट कीजिए, 2 जीरो ने 2 जीरो कैंसिल किया, 15 इधर जाके बच्चों kx की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू आ गया हमारा, k की वैल्यू आ गया 15 इंटू 200, दैट इज 15 2 जा 30 00, तो 3000 न्यूटन अपॉन मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। द टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स विल स्टॉप इज, बच्चों सिचुएशन दे रखा है 1 kg का ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, 2 kg का ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जो सरफेस है 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक का, ये रफ सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 गिवन है। कह रहा है कि टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स विल स्टॉप। ऑफ कोर्स बच्चों फ्रिक्शन जो है वो चाहेगा कि इस मोशन को जो है अपोज करना चाहेगा रिलेटिव मोशन को, तो कह रहा है कि किस टाइम पे जो रिलेटिव मोशन है दोनों ब्लॉक के बीच में वो रुक जाए, ठीक है। इसके लिए ये बच्चों सबसे पहले अपन 1 kg और 2 kg के ब्लॉक का अपन एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 1 kg का ब्लॉक है बच्चों, इस 1 kg का ब्लॉक और ये रहा आपका 2 kg का ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का दे रखा है। अब देखिए बच्चों, सपोज कीजिए मैंने इस 2 kg के ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव किया विद सर्टेन एक्सेलरेशन a2, और 1 kg के ब्लॉक का मूवमेंट मैंने इस डायरेक्शन में दिया विद सर्टेन एक्सेलरेशन a1, ठीक है। अब 1 kg का ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो कि इसको मूवमेंट दे रहा होगा।
अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक mg लगेगा, mg दैट इज 1 इंटू जी। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बच्चों पार्टिकल का, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इधर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब अगर 1 kg पे इस डायरेक्शन में आपने फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, 2 kg पे फिर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का। बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ग्राउंड का ऊपर की तरफ होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन 2 kg पे नीचे की तरफ 1 kg लगेगा और 2g फोर्स नीचे लगेगा, और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स ही है जो इसको एक्सेलरेशन दिया है ना बच्चों। कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए ब्लॉक के मूवमेंट के लिए। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो आपको कहोगे फ्रिक्शन फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन a1, और फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू a1। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4 है, एन क्या होगा यहाँ पे आप कहोगे एन सर 1g के इक्वल है, g की वैल्यू कह रहा है 10 ले लेते हैं, तो 0.4 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन a1। यहाँ से a1 की वैल्यू बच्चों पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या हम सिमिलरली a2 भी निकाल ले? बिल्कुल। फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू a2। अब फ्रिक्शन फोर्स तो जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है, म्यू इंटू एन जो कि 0.4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a2। 0.4 हटाए 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा, a2 आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का हमारे सामने है, a1 4 है, a2 2 है। ऑल राइट बच्चों, अब देखिए आप कहोगे कि सर अगर स्टॉप करना है ब्लॉक को तो फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव क्या, कौन सा मोशन स्टॉप करना है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक विल स्टॉप। तो क्या हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, v रिलेटिव इज u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टाइम t। ओके, v रिलेटिव स्टॉप ही तो करना था 0, u रिलेटिव देख लेते हैं, एक ब्लॉक का 8 है, दूसरे ब्लॉक का 2 है, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं बच्चों। लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 with respect to block 2 that is 2 minus 8 plus acceleration relative a1 minus a2 that is 4 और माइनस का -2। अब बच्चों आप कहोगे कि सर माइनस का -2 क्यों रिलेटिव में? बच्चों दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए अगर a1 को मैंने प्लस लिया है तो a2 को माइनस लूंगा, इनटू टाइम क्या हो जाएगा t। 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 दैट इज -6 प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 इंटू टी। 6 इधर आ गया, 6 इज इक्वल्स टू 60। तो बच्चों यहाँ पे t क्या आ जाएगा 6/6 दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है, और ए ही हमारा क्या है? करेक्ट।